देखो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि इसमें थर्मोडायनेमिक्स का मेजर पार्ट हम बचा हुआ कवर करने वाले हैं। ठीक है। लास्ट लेक्चर में तुम्हें मैंने मोलार हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के बारे में बताया था। तो फाइनली क्योंकि हम स्टैंडर्ड स्टेट्स में चीज़ों को डील करते हैं तो हम बात करेंगे आज मोलार हीट कैपेसिटी। तो मोलार हीट कैपेसिटी को एक बार मैं फिर से बता दूं, एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको हम कहते हैं मोलार हीट कैपेसिटी। अब मोलार हीट कैपेसिटी कितने तरह की होती है? दो तरह की मोलार हीट कैपेसिटी होती है। एक तो मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। एक हम पुराना एग्जाम्पल लेते हैं। एक बीकर में पानी है और ये पानी हमारे पास 1 मोल पानी है। ठीक। अब इस 1 मोल का पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री हमने बढ़ाना। अब दो तरीके हैं, दो कंडीशंस में हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। पहला केस है कि ये बीकर या कंटेनर क्लोज्ड हो और इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, यानी वॉल्यूम चेंज ना हो। तो जिस समय आप पानी की वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए या सिस्टम की वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करेंगे तो उस समय जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसको कहेंगे CV। CV का मतलब हो गया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपने सिस्टम इस बार ओपन रखा। मैंने पहले भी बताया कि ओपन सिस्टम में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है। तो ओपन सिस्टम है, यहाँ पर डेल्टा P इज इक्वल टू 0। अब इस समय 1 मोल पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है ओपन सिस्टम में जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो इट विल बी कॉल्ड एज मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके। अब क्वेश्चन ये है कि CP और CV क्या दोनों सेम रहेंगे या दोनों अलग होंगे? ये दोनों सेम नहीं होते। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम करेंगे तो मोलार हीट कैपेसिटी कुछ और आएगी, आप कांस्टेंट प्रेशर पर काम करेंगे तो मोलार हीट कैपेसिटी कुछ और आएगी। ठीक। तो अब इसमें जो तुम्हारा CV का फार्मूला है वो CV का क्या फार्मूला है? CV इज इक्वल टू डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, दैट इज इक्वल टू QV अपॉन डेल्टा T, और CP इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा T, दैट इज इक्वल टू QP अपॉन डेल्टा T। ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि फार्मूले तो हमें दोनों मिल गए, CP का और CV का। CP निकालने के लिए डेल्टा H की जरूरत है, CV निकालने के लिए डेल्टा U की जरूरत है। अब क्वेश्चन है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV। ठीक। तो हम लिखते हैं यहां पर CP माइनस CV इज इक्वल टू R। R क्या है? R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक। तो यदि आप CP में से CV को माइनस कर दें तो वैल्यू आ जाएगी R। अब क्वेश्चन ये आता है कि विच इज बिगर, विच इज ग्रेटर, CP और CV, विच वन इज ग्रेटर, CP और CV? तो यहां पर CP विल बी ग्रेटर देन CV। अब इसका रीजन बहुत पूछते हैं कि वाई CP इज ग्रेटर देन CV। देखो, जब आप कांस्टेंट प्रेशर पर काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये 1 मोल पानी है, और इस 1 मोल पानी का टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। क्योंकि ये सिस्टम ओपन सिस्टम है तो जो हीट एब्जॉर्ब होगी उस हीट एब्जॉर्ब को क्या कहेंगे आप?
सी पी, और यहाँ पर डेल्टा पी विल बी जीरो। लेकिन प्रेशर तो जीरो हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर, बट वॉल्यूम विल चेंज, वॉल्यूम तो चेंज होगा ना। प्रेशर भले ही चेंज ना हो, वॉल्यूम तो चेंज होगा। और जब आप एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे, जब आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो कुछ हीट एनर्जी आपकी वॉल्यूम को बदलने में खत्म हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। तो at constant volume work done by the system is zero, so all the heat absorbed is used to raise the temperature only। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम कर रहे हैं तो आपकी हीट का सारा हिस्सा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन यदि आप कांस्टेंट प्रेशर पर काम करते हैं तो कुछ एनर्जी आपकी वॉल्यूम को बदलने में खर्च हो जाएगी। इसलिए कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एब्जॉर्ब होगी ज़्यादा और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एब्जॉर्ब होगी कम। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब इस पेज से आपको कोई काम फिलहाल नहीं है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करेंगे। देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पहले से जानते हैं। जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो वो तो एंडोथर्मिक, और जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो वो एक्सोथर्मिक। तो सबसे पहले देखो, व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हम ये कहते हैं कि हीट इज रिलीज्ड, सिस्टम हीट को रिलीज करता है। जैसे कंबशन रिएक्शन है, ये रिएक्शन मैंने दे रखी है, C+O2 क्या बनेगा, CO2। ये एक तरह की कंबशन रिएक्शन है और इसमें 393.5 किलो जूल हीट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इस वजह से ये रिएक्शन कैसी हो गई, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अब आप कैसे दिखाते हैं हीट ऑफ रिएक्शन को, आप ऐसे लिखते हैं, कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस, और यहाँ लिखेंगे आप डेल्टा HR, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -393.5 किलो जूल। ओके, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसी तरीके से यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो कैसे लिखेंगे, व्हाट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, सच अ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। ओके, व्हाई सम रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक एंड व्हाई सम आर एक्सोथर्मिक, इस बारे में हमें जानना है। बड़ा सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। आपने रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स बना ली, ठीक, मान लीजिए आपके रिएक्टेंट्स की एनर्जी है 40 किलो जूल और प्रोडक्ट्स की एनर्जी है 50 किलो जूल। ठीक, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी माइनस कर दो। तो यहाँ प्रोडक्ट की एंथैल्पी 50 है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी 40 है, तो कितनी आई, +10 किलो जूल। तो रिएक्शन कैसी हो गई, एंडोथर्मिक। तो देखो इसका क्या आंसर है, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक, जैसे इस वाले केस में था, प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज़्यादा है, और यदि प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी से कम है तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। अब ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या चीज़ है, देखो ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन कोई नई चीज़ नहीं है, पुरानी इक्वेशन है, जैसी आप 10th में पढ़ा करते थे। आप एक केमिकल रिएक्शन लिखिए, सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की स्टेट, फिजिकल स्टेट लिखिए कि वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं
या गैस हैं। आप उस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए और साथ ही साथ आप उसमें ये और बता दीजिए कि इस रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव है या डेल्टा एच नेगेटिव। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? देखो, पहली चीज, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहला काम तो ये कर लो कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लो। ठीक है, जैसे मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब दूसरा काम ये कर लो कि राइट फिजिकल स्टेट्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट को मेंशन कर दो। ठीक है ना, दूसरा काम ये कर लो। तो भाई मीथेन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वाटर कैसा है? लिक्विड। ये दूसरा काम हो गया। अब तीसरा काम, राइट एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन या सिंपली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो आप इस रिएक्शन में ये और लिख दो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डैश किलो जूल। तो जैसे ही आप इसका डेल्टा एच मेंशन करते हैं, तुरंत ये रिएक्शन एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन में चेंज हो जाती है। ओके, देखो यहाँ एक फार्मूला दिया गया है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का। ये काम में भी आएगा फार्मूला, तो मैं इस बोर्ड को चेंज कर रहा हूँ और मैं आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का फार्मूला बता रहा हूँ। ठीक, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब कोई रिएक्शन होता है तो कितना एंथैल्पी इंक्रीज होता है या कितना एंथैल्पी डिक्रीज होता है। तो राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन। ओके, वी विल राइट इट एज डेल्टा एच आर। ओके, तो अब इसका फार्मूला क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। आप प्रोडक्ट की एंथैल्पीज में से रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी को माइनस कर दें। ठीक है, ऐसा भी तो कह सकते हो कि प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस कर दो। ठीक, अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका। मान लो तुमने लिया N2 गैस प्लस 3H2 गैस, दैट गिव्स यू 2NH3 गैस। अब तुम्हें इस रिएक्शन की एंथैल्पी पता करनी है, तो आप फार्मूला बनाएंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ एमोनिया, ठीक है, माइनस 1 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट्स की एंथैल्पीज में से रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी माइनस कर दीजिए। अब दो बातें हैं, यदि डेल्टा एच आर नेगेटिव आए तो मान लीजिएगा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और यदि डेल्टा एच आर पॉजिटिव आए तो मान लीजिएगा रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो इस तरीके से आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ एक फार्मूला भी मैंने बना रखा है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल रखी है मैंने मीथेन वाले क्वेश्चन की, आपको ये विजिबल होगा, देखो ये वाला। यहाँ इक्वेशन थी मीथेन गैस combines with oxygen gas to form carbon dioxide gas plus 2H2O liquid, और इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज तुम्हें पता करना था, तो उसके लिए ये फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन प्लस 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
H2O, ये HO2 लिखा गया है, इसको आप H2O कर लेना, ठीक है। इसे मैं ठीक कर देता हूँ, दिस इज H2O ना कि HO2। ओके, चलिए इसमें तो कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। ये एक्चुअली ये O2 है भाई, ये सिर्फ O2 है, H2O भी नहीं है। 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, ऐसा है, ठीक। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि जो एंथैल्पी का चेंज होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स ऑन विच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। यहां देखो ये टॉपिक आ रहा है। देखो, सबसे पहली बात, आपने कितना रिएक्टेंट लिया है, एंथैल्पी चेंज भी उस बात पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके पास 100 ml पेट्रोल है, आपने उसको जलाया, कुछ एनर्जी निकलेगी। अब 100 ml पेट्रोल की जगह आपके पास 1 लीटर पेट्रोल है, आपने उसको जलाया, क्या दोनों केसेस में एनर्जी बराबर निकली? मेरे ख्याल से 100 ml में एनर्जी कम निकलेगी और 1 लीटर में 1000 ml में एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। तो सबसे पहली बात, एंथैल्पी चेंज डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स की क्वांटिटीज पर। अब इसको इस तरीके से समझ लीजिए, आपने 1 लीटर पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, आपने 50 लीटर पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, क्या दोनों केसेस में एनर्जी बराबर खर्च होगी? नहीं। तो एंथैल्पी चेंज डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी पर। अब दूसरी बात, एंथैल्पी चेंज डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पर। देखो, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारे पास आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तुमसे कहा जाए तुम इसको स्टीम में बदल दो एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें कुछ एंथैल्पी चेंज आएगा? अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारे पास वाटर है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, तुम इसको स्टीम में बदल दो 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये बताओ कि क्या दोनों केसेस में एंथैल्पी चेंज ये बराबर आएगा या ये दोनों वैल्यू अलग होंगी? ये दोनों वैल्यू अलग होंगी। दूसरे केस में जो एनर्जी खर्च होगी वो कुछ कम होगी और पहले केस में जो एनर्जी खर्च होगी वो कुछ ज़्यादा, क्योंकि पहले केस में पहले तो तुम आइस को वाटर में बदलोगे, फिर वाटर को स्टीम में बदलोगे, जबकि दूसरे केस में सीधे सीधे वाटर तुम्हें स्टीम में बदलना है। तो एंथैल्पी चेंज इस बात पर भी डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है। देखो, यहाँ मैंने एक एग्जांपल तुम लोगों को दिया है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर वाटर बनाते हैं, एंथैल्पी चेंज आता है -285.8। अब दोबारा से देखें, सेम कंडीशन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर देखो वाटर बना रहे हैं, लेकिन इस बार जो एंथैल्पी चेंज है वो केवल 241.8 है। तो इन दोनों एंथैल्पी चेंजेस में फर्क क्यों है? इनमें डिफरेंस होने का कारण तुम्हें यहाँ दिखाई देगा। यहाँ तुम वाटर लिक्विड स्टेट में बना रहे हो और यहाँ तुम वाटर को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक। तो इसलिए दोनों में एंथैल्पी चेंज अलग अलग है। नेक्स्ट, एंथैल्पी चेंज इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन तुमने लिया है। देखो, कार्बन के 2 एलोट्रॉप हैं, सब लोग जानते हो। पहला एलोट्रॉप है डायमंड, दूसरा एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, और भी कई एलोट्रॉप हैं। अब तुमने 1 मोल कार्बन जलाया, 12 ग्राम कार्बन जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। जो एंथैल्पी चेंज आया वो आया 394.5, लेकिन कार्बन की क्या फॉर्म थी? डायमंड। अब फिर से तुमने कार्बन जलाया, लेकिन इस बार कार्बन किस फॉर्म में है? ग्रेफाइट की फॉर्म में, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन एंथैल्पी चेंज जो आया वो आया 393.5। यानी आप डायमंड की फॉर्म में कार्बन को जलाओगे तो थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा निकलेगी,
ग्रेफाइट की फॉर्म में कार्बन को जलाओगे तो थोड़ी सी एनर्जी कम निकलेगी। तो एंथैल्पी चेंज इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कौन सा एलोट्रॉप कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक, तो एंथैल्पी चेंज इस बात पर भी डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा है। आपने डाइल्यूट HCl को डाइल्यूट NaOH के साथ न्यूट्रलाइज कराया तो हीट कम निकलेगी। आपने कंसंट्रेटेड NaOH को कंसंट्रेटेड HCl के साथ न्यूट्रलाइज कराया तो उस केस में हीट ज़्यादा निकलेगी। अब नेक्स्ट थिंग है टेम्परेचर। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, आपने पानी को बॉईल करना है, 100 डिग्री पर पानी बॉईल हो जाता है। आपने 2 स्टूडेंट्स को पानी दिया, पहले स्टूडेंट को तो जो पानी दिया उस पानी का टेम्परेचर स्टूडेंट 1, चलो 2 केस बनाते हैं। स्टूडेंट 1 उसको आपने 1 लीटर वाटर दिया एट 25 डिग्री सेल्सियस और आपने उसको क्या टास्क दिया कि आप इसको हीट दीजिए और आप इसका टेम्परेचर कर दीजिए 100 डिग्री सेल्सियस, यानी आप इसको बॉईल कर दीजिए। अब दूसरे स्टूडेंट को आपने 1 लीटर पानी दिया, ठीक है, लेकिन इस बार जो पानी आपने उसको दिया 90 डिग्री सेल्सियस पर दिया। आपने उसको भी सेम टास्क दिया कि जाओ भाई इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर लाओ, यानी इसको बॉईल कर लो। उसमें भी हीट एब्जॉर्ब हुई। अब ये बताओ किस केस में हीट की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी, 25 से 100 करने में टेम्परेचर या 90 से 100 करने में? इस वाले केस में मोर हीट विल बी रिक्वायर्ड, इस केस में लेस हीट विल बी रिक्वायर्ड क्योंकि ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पर मौजूद है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स किस टेम्परेचर पर ली है। और लास्ट थिंग कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो भाई, पानी को अगर एक स्टील वेसल में उबालोगे तो एनर्जी खर्च होगी कम क्योंकि वहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, और पानी को यदि खुले हुए बर्तन में उबालोगे तो वहाँ एनर्जी खर्च होगी ज़्यादा, एंथैल्पी चेंज आएगा ज़्यादा क्योंकि वहाँ प्रेशर कांस्टेंट है। इसके बारे में अभी CP और CV की बात हमारी होकर चुकी है। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक है कैलोरीमेट्री। देखो कैलोरीमेट्री क्या है, हमें कैलोरीमेट्री की ज़रूरत क्यों है? हम बार बार कहते हैं कि भाई इतना एंथैल्पी चेंज आया, इतना इंटरनल एनर्जी चेंज आया। अब ये एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे कैलकुलेट करा जाए? देखो मैं तुम्हें एक बेसिक पहले बात बता दूं, डेल्टा U इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही बात है। और डेल्टा H यानी चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। आप कोई भी कैलकुलेशन करें, यदि आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी स्टील सिलेंडर जैसी किसी चीज़ में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपको जानकारी होगी डेल्टा E के बारे में। और यदि आप कांस्टेंट प्रेशर पर कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे पिस्टन सिलेंडर सिस्टम हो गया या ओपन सिस्टम हो गया, तो इस कैलकुलेशन से आपको जानकारी होगी डेल्टा H की। तो मेजरमेंट आप कैसे भी कीजिए, कांस्टेंट वॉल्यूम पर कीजिए तो डेल्टा E पता लग जाएगा, और कांस्टेंट प्रेशर पर कीजिए तो आपको डेल्टा H पता लग जाएगा। अब कैलोरीमेट्री है क्या, कैसे करते हैं, वो सारी डिटेल देखो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक। तो पहली बात तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैलोरीमेट्री? पर्पस ऑफ कैलोरीमेट्री इज टू मेजर चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी, ये इसका पर्पस है। व्हाट इज कैलोरीमेट्री? इट इज द टेक्निक टू मेजर एनर्जी चेंजेस, यानी एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी चेंजेस accompanied विद अ केमिकल और फिजिकल प्रोसेस। जब कोई केमिकल या फिजिकल प्रोसेस होता है तो एंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी में कितना बदलाव आता है,
उसे जानने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैलोरीमीट्री का। अब देखो, अगर तुम्हें कैलोरीमीट्री के थ्रू इंटरनल एनर्जी चेंज पता करना है, तुम्हें डेल यू पता करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता करना है, तो तुम वो कैसे पता करोगे? यहां पर एक सेटअप बनाया गया है, मैं इसको बहुत सिंपल सा करके एक्सप्लेन करूंगा। इस सेटअप में सबसे पहले तो यहां देखो कि इस कंटेनर में, ये कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में आपने कोई सब्सटेंस ले लिया, जैसे कार्बन ले लिया, ठीक है, फ्यूल ले लिया, जिसे आप जलाएंगे और जलाने पर ये जानना चाहते हैं कि इस सब्सटेंस को जलाने पर कितना इंटरनल एनर्जी चेंज आया। अब इसको जलाने के लिए आप यहां पर इलेक्ट्रोड्स की मदद से इसको कंबस्ट करेंगे, ठीक है, जलाएंगे। अब यहाँ इस होल से आप ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और इस सारे सेटअप को एक चैम्बर के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। ये जो चैम्बर आप देख रहे हैं, इस चैम्बर के अंदर ये सारा सेटअप आपने बंद कर दिया, और ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर की खासियत ये एक है कि ये स्टील का बना हुआ है, इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं की जा सकती, और इस चैम्बर को कहते हैं बॉम्ब, ठीक है। बॉम्ब किस चैम्बर को कहते हैं? जिसमें आप फ्यूल जला रहे हैं, और इसकी खासियत क्या है, इसमें डेल्टा वी 0 है, यानी सारा काम आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर रहे हैं, ठीक। और ऑक्सीजन की सप्लाई आपने देख ही ली, इस इनलेट से हम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। इज दैट ओके? चलिए, ये फ्यूल जला इस चैम्बर के अंदर, जिसको चैम्बर को कहा बॉम्ब। अब दूसरी चीज आप देखिए कि यहां पर एक और वेसल है, ये भी स्टील की बनी हुई है, और ये इंसुलेटेड वेसल है, ठीक। इंसुलेटेड वेसल का मतलब क्या है कि ना इस वेसल से हीट आ सकती है और ना इस वेसल से बाहर हीट जा सकती है। तो ये वेसल पूरी तरह से कैसी है? ये वेसल पूरी तरह से इंसुलेटेड वेसल है, ठीक। चलिए, ये वेसल हमने ले ली, इससे हीट का आना जाना अलाउड नहीं है, तो मैं लिख देता हूं कि देखो भाई, हीट ना आएगी ना हीट जाएगी। ये पैडल व्हील क्या क्या काम है, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब देखो, यहां पर एक और चीज दिखाई दे रही है, ये थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर क्या काम करता है? इस थर्मोमीटर का काम है टेम्परेचर नापना, ठीक। किस चीज का टेम्परेचर नापना? इस पूरी वेसल में आपने, बाहर वाली वेसल में पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस पानी का टेम्परेचर नापना इस थर्मोमीटर का काम। अब एक बात देखो, जब आप इस फ्यूल को जलाएंगे तो फ्यूल के कंबशन से हीट निकलेगी, हीट की वजह से ये पानी गर्म होगा, पानी जब गर्म होगा तो थर्मोमीटर में टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा, और आपने थर्मोमीटर की मदद से टेम्परेचर का चेंज अपने पास रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। इतना सेटअप समझ में आया? अब इसको, सेटअप को इस्तेमाल कैसे करते हैं उसके बारे में मैं तुम्हें बात बताता हूं। मान लीजिए, ये जो कैलोरीमीटर है, देखो हर एक कैलोरीमीटर के ऊपर स्पेसिफिकेशन लिखा आता है कि उसकी हीट कैपेसिटी कितनी है। मान लो यहां पर लिखा है कि हीट कैपेसिटी ऑफ दिस कैलोरीमीटर इज 30 किलो जूल पर डिग्री सेल्सियस, बल्कि एस मत लगाओ इसमें। इस कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी है 30 किलो जूल पर डिग्री सेल्सियस। यानी ये जो पूरा सेटअप आपने बनाया है, अगर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा हुआ मिले तो ये मान लीजिएगा कि यहां 30 किलो जूल हीट इसने एब्जॉर्ब करी। आपने 12 ग्राम कार्बन जलाया, यानी आपने 1 मोल कार्बन को जलाया, और जो टेम्परेचर में चेंज आया वो 15 डिग्री का चेंज आ गया,
ठीक है, कितना चेंज आया टेम्परेचर में, 15 डिग्री का। तो आप बता सकते हो कितनी हीट इवॉल्व हुई। हीट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी है 30 किलो जूल, टेम्परेचर में चेंज आया 15 डिग्री, तो 12 ग्राम कार्बन जलाने से 450 किलो जूल हीट इवॉल्व हुई। ठीक है, ठीक, ये बात समझ में आ गई। 12 ग्राम कार्बन जलाने से कुल कितनी हीट इवॉल्व हुई, 450 किलो जूल। अब आप ये कह सकते हैं कि कार्बन की मोलर हीट कैपेसिटी है 450 किलो जूल पर मोल। तो इस तरीके से कैलोरीमीटर की मदद से आप डेल्टा ई का पता लगा सकते हैं। ओके, अब अगर यही काम आप ओपन में कर लें तो आपको डेल्टा एच का पता लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट टर्म है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमने पता कर लिया, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर हम एक मोल रिएक्शन कराएं, दो तीन बातें हैं, हम कितनी रिएक्शन कराएं, एक मोल रिएक्शन कराएं। अब ये हो सकता है तुम्हारे लिए सुनने में अजीब बात हो कि एक मोल रिएक्शन क्या होती है। एक मोल रिएक्शन कराएं, एक बार प्रेशर पर कराएं और 298 केल्विन टेम्परेचर पर कराएं, और इस तरह से कराएं कि सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन में हों। तो ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन देयर नेटिव स्टेट। यहां नेटिव स्टेट से दो मतलब है। पहला मतलब तो ये है कि सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उस फिजिकल स्टेट में होने चाहिए जिस फिजिकल स्टेट में वो 298 केल्विन और 1 बार पर पाए जाते हैं। और दूसरा मतलब है, इसको हम कहते हैं मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है, ये दोनों बातें एक ही हैं। तो इस समय जो एंथैल्पी चेंज आएगा उस एंथैल्पी चेंज को हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो जो नॉट लगा रखा ना इसमें, ये नॉट रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड कंडीशन को। क्या स्टैंडर्ड कंडीशन है, सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में लेना है, एक बार प्रेशर पर लेना है, 298 केल्विन टेम्परेचर पर लेना है और एक मोल रिएक्शन कराना है। अब ये एक मोल रिएक्शन क्या चीज है, एक मोल रिएक्शन का मतलब है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक मोल रिएक्शन का क्या मतलब होता है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूं। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों मिलकर बनाते हैं एमोनिया गैस। अच्छा एक बात बताओ, इसमें 2 मोल एमोनिया बन रहा है, लेकिन ये एक परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसको क्या और ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जा सकता है, नहीं। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं 1 मोल रिएक्शन, जिसको और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो जब एक मोल रिएक्शन हो, एक बार प्रेशर पर हो, 298 केल्विन टेम्परेचर पर हो और सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन में हो, तो उस समय जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको कहेंगे स्टैंडर्ड मोलार एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या शब्द लिखते हैं हम, स्टैंडर्ड मोलार एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यह एंथैल्पी लिखने से मतलब एंथैल्पी चेंज होता